Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में है बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज मीन बाय दिस सेल। तो ये पॉइंट बहुत ही इजी रहने वाला है। आई होप ये सभी को आता होगा, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूं। हम सिर्फ इसके एक रिवीजन लेने वाले हैं सेल की डेफिनेशन के बारे में। सो दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसी पॉइंट को हम और इलैबोरेट करेंगे, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और अगर हम सेल के टाइप्स के बारे में देखेंगे तो बेसिकली देयर आर two types of cell. First one is prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेल के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स। तो हमारे जैसे कि हमारे बॉडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंड, लेग्स, हेड, स्टमक, नेक, वैसे ही हमारे सेल की भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज। तो हम वन बाय वन करके सबके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो उसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक्चुअली इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ दिस सेल। मतलब जो भी सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते रहते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, या फिर एक्सोसाइटोसिस हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, या फिर होम्योस्टेसिस हो गया, वो सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। साथ ही में न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल। उसके बाद अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जो कि उसके बीच बीच में कोई इंटरप्शन है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जिसका डायमीटर 90 नैनोमीटर है। तो एक्चुअली न्यूक्लियर पोर का ये फंक्शन है, जो भी प्रोटीन्स या फिर जो भी कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं या फिर कंपोज हो रहे हैं या फिर फॉर्म्ड हो रहे हैं, उनका रेगुलेशन हो सके इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दिस सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन का प्राइम स्पॉट है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स।
अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जो आउटर लेयर है वो बहुत ही स्मूथ है, पर जो इनर लेयर है वो हाईली कॉइल्ड है, जो कि क्रिस्टे नाम के एक अनादर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस लेयर है। जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही स्मूथ है, पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली कॉइल्ड है और वो क्रिस्टे को फॉर्म करता है। उसी कॉइलिंग के दौरान एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम क्रिस्टे ही बोलते हैं, जो कि एक मेन साइट है फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। उसी क्रिस्टे के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होता है, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी परफॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रेटिकुलर नेटवर्क है जिसका वन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और उसका अनदर एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टॉप होता है। और इसका मेन फंक्शन है एक आर्टिफिशियल या फिर एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करना पूरे सेल को, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स देखे जाए तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो है एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक नेटवर्क फॉर्म करके, और साथ ही में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करना है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में देखा जाए तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है। सबसे पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में देखा जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस या फिर सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया या फिर ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, या फिर ऐसे हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स जो कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है, उसके सिंथेसिस के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमें छोटे छोटे राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, जो कि मेन कारण है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के ऊपर, जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि ऐसे एंजाइम को सिक्रीट करता है जो कि न्यूअरली सिंथेसाइज प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई करता है या फिर केमिकली कैटेलाइज करता है। जैसे कि अगर उसके फंक्शन के बारे में देखा जाए, जो भी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स रहते हैं जो उनको केमिकली मॉडिफाई करता है बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड या फिर लिपिड से, जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही मदद करता है।
तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वह ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई करता है बाय एडिशन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही मदद करता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गन के ऊपर, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो एक्चुअली लाइसोसोम्स है ये डेरिवेटिव ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है या फिर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, और ये ऐसे एंजाइम को सिक्रीट करता है जो कि सेल को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सेल डैमेज हो चुका है या फिर इंजर्ड हो चुका है, तो उस सेल को डाइजेस्ट करने के लिए या फिर एंगल्फ करने के लिए ऐसे एंजाइम को वो सिक्रीट करता है। तो एक्चुअली लाइसोसोम्स ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि डैमेज सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। थैंक यू।